देखिए दोस्तों, एक वीडियो में जो है ये काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। हो सकता है मैं इस वीडियो के 2 पार्ट कर दूं, तो शायद ये दूसरे पार्ट में आ जाएगा। तो नेक्स्ट कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है ईज माई ट्रिप। तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी ट्रैवल और टूरिज़्म से बिलोंग करती है। तो इस जैसे ही जो है अडानी डिजिटल लैब्स ने ट्रेन मैन जो प्लेटफॉर्म था उस पर जो है अपना स्टेक, उसका जो 100% स्टेक है वो एक्वायर कर लिया है। तो जो वहाँ से जो अब ये डर लगने लगा है कि कहीं ना कहीं ईज माई ट्रिप के बिजनेस में भी अडानी जी एंटर कर सकते हैं। तो वही मुझे लगता है, वही फियर की वजह से, उसी फियर की वजह से जो है ये लगातार गिर रहा है। 42 रुपये के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है। अपने 40 रुपये का इसका जो मेजर सपोर्ट है अगर बात की जाए तो 40 रुपये का नीचे जो आया था ये 40 रुपये के आसपास, 39 रुपये के आसपास, 39 40 39 रुपये के आसपास का मेजर सपोर्ट है। तो हो सकता है कि यहाँ तक आ भी जाए। लेकिन अगर सीएमपी की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है। लेकिन दोस्तों, ये कंपनी एक थीमेटिक टाइप कंपनी आप इसको बोल सकते हो। जैसे हिंदुस्तान फूड्स, वीबीएल, डीमार्ट, उनमें हम अच्छी वेटेज दे सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा वेटेज हमें बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये एसेंशियल आइटम या एसेंशियल बिजनेस से बिलोंग नहीं करता। ये एक थीमेटिक बिजनेस से बिलोंग करता, जो चल भी सकता और नहीं भी चल सकता। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट में दम है, और कंपनी ने जो है कोरोना के टाइम में भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। कंपनी ने अपनी मेहनत के बल पर बिना कोई कहीं से डेट लिए, बिना कहीं से जो फंड रेज किए अपनी जो है कंपनी खड़ी की है। तो कंपनी जो है मैनेजमेंट काफ़ी मेहनती है। तो उस मेहनत को मद्देनजर रखते हुए हमें स्टॉक को में छोटी मोटी वेटेज मैक्सिमम दो, अपने पोर्टफोलियो साइज़ की 2 या 3%, हालांकि स्मॉल कैप कंपनी है, हिंदुस्तान फूड्स की तरह स्मॉल कैप, उसके आसपास का ही मार्केट कैप इसका कहा जा सकता है। दोनों का 6-7 हज़ार के आसपास का मार्केट कैप है। दोनों अच्छी स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन उसका बिजनेस ज़्यादा पावरफुल है। वो एसेंशियल आइटम से बिलोंग करता है, लेकिन ये एसेंशियल से बिलोंग नहीं करता। तो इसमें वेटेज का थोड़ा सा ध्यान रखें। अकॉर्डिंग टू मी 3 या 4% की वेटेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम देकर चले। ज़्यादा वेटेज इसमें बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि एक थीमेटिक टाइप कंपनी इसको हम बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। बाकी जो लेवल है वो बाई करने का अच्छा लेवल कहा जा सकता है। और अगर आरएसआई की बात की जाए तो ईज माई ट्रिप का आरएसआई भी आपको जो है 50 के नीचे ही दिखाई देगा, 30, 34, 35, 30। तो आरएसआई के हिसाब से भी देखा जाए तो बाइंग रेंज में कहा जा सकता है। तो देखिए, स्पोर्ट तो इसका 39-40 के आसपास है, लेकिन ये पता नहीं वहाँ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर करंट मार्केट प्राइस है वो भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव अपने स्पोर्ट पे ही कहा जा सकता है एक प्रकार से। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्राइस है। तो अननेसेसरी वेटेज ना बढ़ाएं। मैक्सिमम 3 या 4% की वेटेज अपने पोर्टफोलियो साइज़ की देकर चल सकते हैं। बाई ऑन डिप कर करके एक्स्ट्रा वेटेज ना बढ़ाएं। लेकिन जिसकी वेटेज ही कम है तो वो यहाँ पर अपना जो है वेटेज पूरी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये जो है 40 रुपये से नीचे जा सकता है। 40 रुपये भी मुझे नहीं लग रहा, यही हो सकता है यहीं से घूम जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी नीचे गिर चुका है। तो 40 रुपये का तो इसका मेजर सपोर्ट, बिल्कुल मेजर, जिसको तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है इसके लिए। तो बाकी आप जो है अपनी रिसर्च के हिसाब से काम कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की बात की जाए तो नेक्स्ट कंपनी विनाती ऑर्गेनिक्स। जो विनाती ऑर्गेनिक्स है वो देखिए काफ़ी समय से मैंने आपको पिछले वीडियो में जो है मेज़र करके बताया था, लगभग 2 साल से इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके आरएसआई की बात करें तो आरएसआई इसका आपको जो है अभी 50 के नीचे ही दिखाई दे रहा है, यानी बाइंग रेंज में कहा जा सकता है। तो काफ़ी समय से यहीं घूम रहा है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको स्क्वीज़ करके बताऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो मैंने रेंज ड्रॉ की थी, तो इसका ये जो रेंज है, ये ऊपर का लेवल जो है ये 2 साल से इसी रेंज में घूम रहा है। तो अगर नीचे के लेवल की बात की जाए तो नीचे का लेवल तो 1700 का है, और ऊपर के लेवल की बात की जाए तो ऊपर का लेवल जो है वो 2200 रुपये के आसपास है। तो इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और इसके नीचे मेजर सपोर्ट है वो 1700 रुपये का है, लेकिन उससे थोड़ा सा ऊपर अभी चल रहा है। ये एक लो बीटा स्टॉक है, 0.57 बीटा इसका है। तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन, मतलब ज़्यादा जो है ऊपर नीचे नहीं होता है, एक लो बीटा स्टॉक है। तो आप इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज भी देकर चल सकते हो। अगर मेरी बात की जाए तो मेरी टॉप 5 होल्डिंग्स में मैं इसको ला चुका हूँ, और शायद हो सकता है थोड़ी बहुत वेटेज और बढ़ा दूँ, क्योंकि ये जो है पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। इस तरह के स्टॉक्स की अगर बात की जाए, इस तरह के स्टॉक्स में अगर आप वेटेज ज़्यादा देते हो तो आपके पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो है मजबूती प्रदान करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम अगर कुछ भी होता है तो उस पोर्टफोलियो को गिरने से बचाते हैं। तो 19,000 करोड़ के मार्केट कैप की एक कंपनी जो है आपको इतना लो बीटा, इतनी अच्छा जो है पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे रही है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। ये कंपनी जो है ATBS एंड IBB दोनों में 65% का मार्केट शेयर ग्लोबली इंजॉय करती है। तो ये इंडिया नहीं, ये ग्लोबली मार्केट लीडर है। अगर IBB और ATBS की बात की जाए, ये दोनों इंग्रेडिएंट जो है फार्मा इंग्रेडिएंट कहे जा सकते हैं। और भी कंपनी जो है वाटर ट्रीटमेंट या और भी बहुत सारे जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो अगर विनाती ऑर्गेनिक को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो आप इसको CMP पे बाई कर सकते हो। 1822 के आसपास की जो है 2822 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ऑल टाइम हाई से इसके डिस्काउंट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है इसने जो हाई लगाया था 2366 से 22% के डिस्काउंट पर करंटली अवेलेबल है। तो ये डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट कहा जा सकता है विनाती ऑर्गेनिक जैसे लो बीटा स्टॉक के लिए, जिसमें ज़्यादा करेक्शन आपको दिखाई नहीं देंगे। हाँ, टाइम करेक्शन ये ज़रूर देता है। टाइम करेक्शन इसने पीछे भी दिए हैं, टाइम करेक्शन ये अब भी दे रहा है। 2 साल से इसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन जब ब्रेकआउट है, देखिए दोस्तों, रिजल्ट जो आता है इसका वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को अब की बार तो मिस कर दिया इसने। लेकिन अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर देता तो आपको ये भाव कभी दिखाई नहीं देता। तो अगर देखिए रिजल्ट तो कंपनी का अच्छा आना ही है, तो ये भाव जो है आपको शायद फ्यूचर में ना मिले। जब भी ये ब्रेकआउट देगा तब तक आपके पास जैसे जैसे आपके पास धन आता है तो आप जो है अपनी वेटेज को, अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। तो बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की अगर मैं बात करूं SRF लिमिटेड, तो SRF लिमिटेड में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लगभग 2321 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसके RSI की बात की जाए तो RSI 50 के नीचे नज़र आ जाता है। तो RSI के हिसाब से भी जो है अच्छे बाइंग लेवल पे अवेलेबल है। तो अगर दोस्तों देखिए, अगर बात की जाए तो ये ट्रेंड लाइन है, इसको तोड़कर ये नीचे आ चुका है। तो नीचे आने के बाद जो ये है, ये हो सकता है ये अपना सपोर्ट इसने बनाया है जो है 2321, यानी ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसका, इसी को इसने सपोर्ट बनाया है। अगर बात की जाए तो अगर और नीचे बात की जाए तो हो सकता है ये आपको 2250 का जो इसका 2150 का जो है आगे जो सपोर्ट दिखाई देता है। अगर इसको मैं थोड़ा सा स्क्वीज़ करूँगा तो आपको जो है 2250 का भी सपोर्ट इसमें दिखाई देगा। 2250 का भी एक सपोर्ट है इसमें। तो और अगर 2250 100 रुपये के गैप पर इसमें सपोर्ट है। और नीचे अगर सपोर्ट की बात की जाए तो 2150 का, और जो मेजर सपोर्ट की बात की जाए वो 2080 के आसपास 2089 के आसपास आपको दिखाई देता है। तो वो इसका मेजर सपोर्ट कहा जा सकता है। तो वहाँ तक शायद पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन जो ये लेवल है ये भी अच्छा लेवल है इसका 2320 रुपये का। तो यहाँ पर आप अपनी 50% जितना एलोकेशन आपको देना है उसका 50% एलोकेशन यहाँ पर आप इजीली देकर चल सकते हो। तो अगर नेक्स्ट 50% की बात की जाए तो वो आप जो है अगर 2089 तक पहुंचने की तो उम्मीद वैसे नहीं लग रही, तो 2250 या 2150 के आसपास मिल जाता है। तो आप उस हिसाब से जो है थोड़ा थोड़ा, या आप 3 हिस्सों में 3 इंस्टॉलमेंट में बांट सकते हो। जैसे एक इंस्टॉलमेंट यहाँ लगा दी, एक 2250 पे लगा दी, एक 2150 पे लगा दी। तो आप जिस हिसाब से आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप लगा सकते हो। कोई कोल्ड टिप या रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। और दोस्तों अगर SRF की बात की जाए तो SRF ब्लू चिप मल्टीबैगर है। तो अब SRF में जो है वेटेज आप आउट ऑफ बॉक्स भी जा सकते हो, लेकिन 10-12% की वेटेज ईजिली दी जा सकती है अपने पोर्टफोलियो साइज़ की। तो आप बाकी आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। तो अगर नेक्स्ट कंपनी की बात की जाए तो आर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज़, तो यानी जैसे जो न्यूज़ आई थी इसका जो एक प्लांट है वो गुजरात में वो जो है बिपरजॉय की भेंट चढ़ गया था, वहाँ पर जो है उसको बंद करना पड़ गया था। कंपनी उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ ब्रोमाइन के जो है प्राइजेज वो भी गिर रहे हैं, 41% तक गिर जाएंगे। तो मतलब तरह तरह की जो है नेगेटिव न्यूज़, क्योंकि ये कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ब्रोमाइन की अगर बात की जाए जो कि स्टोरेज बैटरीज में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से आपको EV का एक्सपोजर
एक्सपोजर मिल जाता है। कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है 53% का वो ब्रोमाइन से ही आता है, और उसके बाद बात की जाए तो 45% रेवेन्यू जो है इंडस्ट्रियल साल्ट से आता है, और अगर सिर्फ मात्र 1% रेवेन्यू जो है वो पोटेशियम फास्फेट से आता है। तो ये तीन ही केमिकल कंपनी बनाती है, और ये कंपनी जो है इसका जो रॉ मटेरियल है वो समुद्री पानी है, तो जो कि काफ़ी सस्ता होता है, यानी इसका रॉ मटेरियल काफ़ी चीप होता है। तो इसकी वजह से इसके प्रॉफिट्स के मार्जिन जो है 40% के आसपास आपको हाई प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती है। तो हालांकि रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, लेकिन इसमें एक खास बात क्या है, इससे ये जो है डेट फ्री हो चुकी है। अभी अभी जो इसके क्वार्टर का रिजल्ट आया था Q4 का, तो उसमें कंपनी बिल्कुल डेट फ्री हो चुकी है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात कही जा सकती है। तो हालांकि रिसेंट लिस्टेड कंपनी है, तो आप जो है अपने पोर्टफोलियो साइज़ का जो है 5-7% की वेटेज आप देकर चल सकते हो। बाकी अगर कंपनी फ्यूचर में कुछ कर पाती है तो आप उस हिसाब से वेटेज अपनी बढ़ा सकते हो बाद में, लेकिन अभी 5% मैक्स टू मैक्स आप वेटेज इसमें देकर चल सकते हो। डेली चार्ट में इसकी RSI की बात की जाए तो RSI इसका 50 से ऊपर ही दिखाई दे रहा है अभी। तो ये अपना जो ये जो नीचे ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है 522 रुपये का जो इसका सपोर्ट है, तो 522 से तो लगभग ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 535 के आसपास ये लाइन कही जा सकती है इसकी, तो ये इसी लाइन के आसपास इधर यही घूम रहा है, ना तो नीचे गिर रहा है ना ही ऊपर जा रहा है। तो ये अक्यूमुलेशन की रेंज ही कही जा सकती है एक प्रकार से। 535 रुपये 540 रुपये, तो यहीं पर लगभग घूम रहा है। तो यहाँ आप अपनी वेटेज को बढ़ा सकते हो जिस हिसाब से आपको ठीक लगे। और लास्ट में अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, इन्फोसिस की बात की जाए तो ये हाथी कंपनी कही जा सकती है। IT की अगर बात की जाए तो अगर LTIM तो देखो गिर नहीं रहा है, LTIM थोड़ा ऊपर है लगभग, और सारे ही जो IT स्टॉक्स है वो ऊपर है। कोफोर्ज की बात कर लो, LTIM की बात कर लो, LTTS की बात कर लो, परसिस्टेंट की बात कर लो, सारे ही जो मिड कैप स्टॉक्स हैं वो ऊपर जा चुके हैं, लेकिन ये अभी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो अगर इन्फोसिस की बात की जाए तो इसका अगर आप देखो ये RSI अगर आप देखें तो RSI जो है 50 के नीचे ही नज़र आ जाता, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट अभी लग रहा है। तो काफ़ी अच्छे लेवल पे अच्छे भाव में कहा जा सकता है, अच्छे भाव में मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है बाई किया जा सकता है, क्योंकि लेवल अच्छा है। वैसे स्लो चलने वाली कंपनी कही जा सकती है, हाथी कंपनी कही जा सकती है, क्योंकि LTIM अच्छी इससे बेटर चॉइस है वो, लेकिन वो गिर नहीं रहा है, वो थोड़ा सा ऊपर। हालांकि ऑल टाइम हाई से द डिस्काउंट उसमें भी लगभग इतना ही कहा जा सकता है, लेकिन जो है इन्फोसिस में जो है डिस्काउंट जो है काफ़ी अच्छा है। तो इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। जो जिनके पास पैसा ज़्यादा है, मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मोटे इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कैपिटल सेफ्टी की बात की जाए तो वो इसको ले सकते हैं। ज़्यादा जिनको ऊपर नीचे नहीं, वोलेटिलिटी को नहीं झेल सकते, जिनके पास मोटा धन है लगाने के लिए, तो वो इन्फोसिस भी कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ स्टॉक्स, आप इनको जो है कल मंडे बाज़ार में कंसीडर कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।